नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सूजल जायसवाल और आप देख रहे हैं जेआरएफ विद सूजल। आपका स्वागत है आज की एक और इंटरेस्टिंग क्लास में। आज की इस क्लास में हम पेपर 1 की यूनिट 1 पढ़ने वाले हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड। और आज की इस क्लास में मैं आपको टाइप्स ऑफ टीचिंग पढ़ाऊंगा, मतलब शिक्षण के प्रकार हम पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। शिक्षण को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया गया है और प्रत्येक आधार पर शिक्षण के 3 प्रकार होते हैं। आइए देखते हैं किस तरह से वर्गीकृत किया गया है और कितने कितने प्रकार होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे शासन व्यवस्था के आधार पर, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नेंस। इसके आधार पर यह 3 प्रकार से होता है। सबसे पहले होता है निरंकुश शिक्षण, लोकतांत्रिक प्रणाली का शिक्षण और हस्तक्षेप रहित शिक्षण। आइए देखते हैं निरंकुश शिक्षण क्या होता है। सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। शिक्षण प्रक्रिया का संचालन शासन की इच्छा के अधीन होता है, जैसे प्राचीन राजतंत्र में शिक्षा का संचालन। पहले के टाइम पे क्या हुआ करता था, जो बड़े बड़े राजा महाराजा हुआ करते थे या शासन अधिकारी हुआ करते थे, वो चीज़ों का निर्धारण कर देते थे कि इन्हीं लोगों को पढ़ने का अधिकार है और ये लोग ये चीज़ें पढ़ेंगे। मतलब उन्हीं की मर्जी से सारा काम होगा। एक आम आदमी को पढ़ने की इजाज़त तब तक नहीं मिलेगी जब तक शासन की इच्छा ना हो। जैसे आपने पहले के ज़माने में देखा होगा कि गुरुकुल के जो आचार्य हुआ करते थे वो केवल राजकुमारों को ही पढ़ाते थे, आम आदमियों के बच्चों को उनके पास पढ़ने का अधिकार नहीं होता था। तो इसे ही निरंकुश शिक्षा प्रणाली कहा जाता है। आई होप आपको यह समझ में आया होगा। लोकतांत्रिक शिक्षा प्रणाली को देखते हैं। इस व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षण प्रक्रिया का संचालन जनता की इच्छा के अनुसार करना होता है, जो कि व्यवहारिक न होने के कारण संभव नहीं है। देखिए, लोकतांत्रिक शिक्षा प्रणाली अगर लागू कर दी जाएगी तो सब कुछ जनता की इच्छा के अधीन होगा। अब कोई बोलेगा मुझे केवल इंग्लिश पढ़ना है, कोई बोलेगा मुझे केवल हिंदी पढ़ना है। लेकिन अगर सब अपनी मनमर्जी के अनुसार काम करेंगे तो शिक्षण व्यवस्था चौपट हो जाएगी। इसीलिए यह चीज़ व्यवहारिक न होने के कारण संभव नहीं है। हस्तक्षेप रहित शिक्षण प्रणाली। शासन व्यवस्था की ओर से शिक्षण के विभिन्न स्वरूपों का निर्धारण कर दिया जाता है। विद्यार्थी किसी भी स्वरूप में अध्ययन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, जैसे भारतीय शिक्षा पद्धति। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, जैसे कि जब हम 10th क्लास से 11th क्लास में आते हैं तो 11th क्लास में बच्चों को सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना पड़ता है। कुछ बच्चे कॉमर्स लेते हैं, कुछ बच्चे आर्ट्स लेते हैं, कुछ बच्चे साइंस फील्ड को सिलेक्ट करते हैं। तो बच्चों को अपने अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट लेने की स्वतंत्रता होती है। मतलब शिक्षण के विभिन्न स्वरूपों का निर्धारण भारतीय सरकार के द्वारा कर दिया गया है और बच्चा किसी भी चीज़ को सिलेक्ट कर सकता है। उसका मन अगर बीकॉम करने का है तो वह बीकॉम करेगा, बीएससी करने का है तो वह बीएससी करेगा, बीए करने का है तो वह बीए करेगा। वह अपनी स्वतंत्रता के अनुसार कुछ भी कर सकता है। मतलब यहाँ पर बाधाएं नहीं है। तो यही है हस्तक्षेप रहित शिक्षण प्रणाली। आइए अब हम देखते हैं अधिगम स्तर के आधार पर शिक्षण के प्रकार, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ लर्निंग लेवल। यह भी 3 प्रकार का होता है: स्मृति स्तर का शिक्षण, अवबोध स्तर का शिक्षण और विमर्श स्तर का शिक्षण। आइए एक एक करके तीनों को समझते हैं। स्मृति स्तर पर शिक्षण। इसमें प्रस्तुतिकरण के क्रम में महत्वपूर्ण बिंदुओं को दर्ज किया जाता है। इस स्तर के शिक्षण में विद्यार्थी अधिगम की विषय वस्तु को रटने तक ही सीमित रखता है और उसे समझता नहीं है। कहने का तात्पर्य यही है। स्मृति मतलब होता है याद करना, चीज़ों का स्मरण करना। तो आपने देखा होगा क्लास में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, जब टीचर क्लास में आकर चीज़ों को समझाने की कोशिश करता है, विषय वस्तु को बोर्ड पर लिखता है और एक एक करके चीज़ों को समझाने की कोशिश करता है, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो विषय वस्तु को रट लेते हैं, उन्हें समझने की कोशिश नहीं करते हैं। तो यही होता है स्मृति स्तर का शिक्षण, जिसमें विद्यार्थी अधिगम की विषय वस्तु को केवल रटता चला जाता है, उसे समझता नहीं है। अवबोध स्तर के शिक्षण को समझते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, ये अबोध नहीं होगा, यह होगा अवबोध। आइए इसे समझते हैं। इस प्रकार के शिक्षण का प्रयोग किसी वस्तु की पहचान या उसकी प्रकृति को समझने में किया जाता है। साथ ही उदाहरणों को गैर उदाहरणों से अलग करने की समझ भी एक बच्चे में विकसित होती है। इसके पहले हमने पढ़ा था स्मृति स्तर का शिक्षण, जिसमें एक बच्चा चीज़ों को केवल रटता चला जाता है। लेकिन अवबोध स्तर के शिक्षण में क्या होता है,
चीज़ों की प्रकृति समझने की एक बच्चा कोशिश करता है। अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। एक 5 साल के बच्चे के सामने अगर हम एक हॉकी रख देते हैं और एक क्रिकेट का बैट रख देते हैं तो स्मृति स्तर का शिक्षण ये कहता है कि बच्चा उसे याद कर लेगा कि यह हॉकी होती है और यह बैट होता है। लेकिन अवबोध स्तर का शिक्षण यह कहता है कि एक बच्चा उसकी नेचर को समझेगा, उसके शेप को फील करेगा। वह समझेगा कि हॉकी जो होती है वह इस शेप की होती है, थोड़ी सी कर्व होती है, इससे इस तरह का खेल खेला जाता है और ये इस चीज़ में काम आती है। लेकिन जब वह बैट को देखेगा तो बैट के बारे में भी वह यही सोचेगा कि बैट का उपयोग क्रिकेट खेलने में होता है, यह अलग शेप का होता है, इसका उपयोग बॉल को मारने के लिए किया जाता है। अर्थात वह उनके नेचर को समझने की कोशिश करेगा। वह यहाँ पर चीज़ों को रटेगा नहीं कि यह हॉकी है, यह बैट है, मैं इसे याद कर लेता हूँ। नहीं, अवबोध स्तर के शिक्षण में वह चीज़ों को समझने की कोशिश करेगा। आई होप आपको यह समझ में आया होगा। विमर्शी स्तर का शिक्षण क्या कहता है आइए देखते हैं। विमर्श एक मानसिक प्रक्रिया होती है, अतः शिक्षण के अंतर्गत बिंदुओं की आलोचनात्मक विश्लेषण करने में व उन पर विचार करने की समझ विकसित इसके द्वारा होती है। इस प्रकार का शिक्षण समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है। इस प्रकार संज्ञानात्मक अंतर विनिर्मय के इन तीनों स्तरों पर विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक आयाम का विकास होता है। अब आप एक चीज यहाँ से याद रखिएगा कि विमर्श स्तर के शिक्षण से विद्यार्थियों का संज्ञानात्मक आयाम का विकास होता है। विमर्श मतलब होता है बातचीत करना, डिस्कशन करना। तो एक चीज़ बस आप याद कर लीजिए, जब भी हम 4 समझदार लोगों के बीच में किसी चीज़ की डिस्कशन करते हैं ना, किसी टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो हमेशा सॉल्यूशन निकलता है। इसी का मतलब है विमर्श स्तर का शिक्षण। और यहाँ पर लिखा भी गया है, इस प्रकार का शिक्षण समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है और संज्ञानात्मक आयाम का विकास करता है। तो ये तो हमने पढ़े अधिगम स्तर के आधार पर शिक्षण। आइए अब हम पढ़ते हैं शैक्षिक प्रबंधन व्यवस्था के आधार पर शिक्षण, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट सिस्टम। इसके आधार पर भी शिक्षण प्रणाली 3 प्रकार की होती है: औपचारिक शिक्षण, अनौपचारिक शिक्षण और निरौपचारिक शिक्षण। सबसे पहले हम औपचारिक शिक्षण के बारे में बात करेंगे। आइए इसकी डेफिनेशन पर ध्यान देते हैं, फिर हम इसे समझेंगे। इस प्रकार के शिक्षण में कुछ बाध्यकारी नियम होते हैं जिनका पालन करना आवश्यक माना जाता है, जैसे स्थान, समय, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि इत्यादि से संबद्ध नियम। औपचारिक शिक्षण की संपूर्ण व्यवस्था पूर्व नियोजित होती है और इसका मुख्य उद्देश्य केवल डिग्री या व्यवसाय अर्जन करना होता है। आइए एक सिंपल से एग्जाम्पल से इसे आपको समझाता हूँ। अपने स्कूल के दिनों को याद करिए। जब आप स्कूल जाते थे तो आप सुबह जल्दी उठते थे, अपने स्कूल के जो स्थान है वहाँ पर पहुँचते थे, सही समय पर आपको पहुँचना पड़ता था, प्रार्थना में आपको जाना पड़ता था। फिर जब आपके लेक्चर स्टार्ट होते थे तो प्रार्थना से लेक्चर में आपको टाइम पर पहुँचना पड़ता था। अपनी क्लास में अगर आप लेट हो जाते थे तो आपको डांट पड़ती थी। मतलब ऐसे बहुत सारे नियम थे जिनका पालन आपको करना पड़ता था। तो यही एक औपचारिक शिक्षण का उदाहरण है। मतलब कब, क्या और कैसे करना है यह सभी स्कूल वाले पहले से तय करते थे। यहाँ पर मैंने एक लाइन लिख रखी है कि औपचारिक शिक्षण की संपूर्ण व्यवस्था पूर्व नियोजित होती है। पूर्व नियोजित होने का मतलब है सब कुछ पहले से ही प्लान होता है कि 9 बजे स्कूल लगेगा, 10 बजे क्लासेस स्टार्ट होंगी, 1 बजे आपकी रेस्ट होगी या फिर आपका लंच होगा और 4 बजे स्कूल की छुट्टी होगी। तो इसी प्रकार से सब कुछ चीज़ें पूर्व नियोजित होती है। तो यही एक बेहतरीन उदाहरण है औपचारिक शिक्षण का। आई होप आपको यह समझ में आया होगा। अनौपचारिक शिक्षण पर हम बात करते हैं। यह औपचारिक शिक्षण का पूरी तरह से उल्टा होता है। इस प्रकार का शिक्षण समस्त प्रकार की बाध्यताओं से मुक्त होता है, अतः यह औपचारिक शिक्षण के विपरीत होता है, जैसे एडल्ट एजुकेशन या फिर इसे प्रौढ़ शिक्षा भी कहा जाता है। मतलब जहाँ पर कोई नियम, कोई बाधाएं नहीं होती है, सब कुछ अपनी मर्जी के अनुसार होता है, वहाँ पर अनौपचारिक शिक्षण आप उसे कह सकते हैं। निरौपचारिक शिक्षण काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसे समझते हैं। इस प्रकार के शिक्षण में औपचारिक व अनौपचारिक शिक्षण की मिश्रित विशेषताएं होती है। इसमें कुछ बाध्यताएं भी होती है और कुछ स्वतंत्रताएं भी सम्मिलित होती है। जैसे
दूरस्थ शिक्षा या पत्राचार के माध्यम से डिग्री प्राप्त करने जैसी अनौपचारिक शिक्षण की विशेषताओं सहित स्थान व समय से मुक्ति जैसी अनौपचारिक शिक्षण की विशेषताओं का एक साथ होना। सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं इसे समझाता हूँ। जब आप डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू कोई डिग्री करते हैं तो आपके दिमाग में ये झंझट नहीं होता है कि यार कॉलेज जाना है और इसी टाइम पर जाना है, ये क्लास लेना है, वो क्लास लेना है, मतलब आप पर कोई बाधाएं नहीं होती है। तो यहाँ पर आपको अनौपचारिक शिक्षण की सुविधाएं मिल रही हैं। साथ ही में जब आपका कोर्स पूरा हो जाता है तो आपको डिग्री भी दे दी जाती है। तो यह औपचारिक शिक्षण की सुविधा हो गई। मतलब दोनों का जो कॉम्बिनेशन बनकर तैयार होता है उसे निरौपचारिक शिक्षण कहते हैं। डिस्टेंस एजुकेशन इसका बेहतरीन उदाहरण है। आई होप आपको यह समझ में आया होगा। आइए अब पढ़ते हैं उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। सर्वप्रथम बीएस ब्लूम ने अपनी पुस्तक शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण में शिक्षण के उद्देश्य आधारित वर्गीकरण प्रस्तुत किए थे और इनके 3 रूप होते हैं। 3 रूप जानने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं। अगर कहीं पे भी आपको शिक्षण उद्देश्य मिल जाए और कहीं पे भी आपको बीएस ब्लूम मिल जाए तो इन दोनों ऑप्शन को आप लगा दीजिएगा, क्योंकि जहां पर शिक्षण उद्देश्य आएगा वहीं पर बीएस ब्लूम आंसर होगा, क्योंकि बीएस ब्लूम ने ही सबसे पहले शिक्षण के उद्देश्य निर्धारित किए थे। कूट वाले क्वेश्चन में कई बार ये प्रश्न आ चुका है, तो ध्यान रखिएगा। उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले आता है संज्ञानात्मक शिक्षण। संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक भी इसे कहते हैं, इंग्लिश में इसे कॉग्निटिव कहा जाता है। इसके बाद आता है भावात्मक शिक्षण, जिसे अफेक्टिव कहा जाता है। इसके बाद आता है मनोगत्यात्मक शिक्षण, जिसे साइकोमोटर भी कहा जाता है। आइए अब इनकी डेफिनेशन समझते हैं। संज्ञानात्मक शिक्षण, इस शिक्षण से संज्ञानात्मक उद्देश्यों की पूर्ति 6 चरणों में होती है। अब यह 6 चरण आपको याद रखने हैं, क्योंकि पेपर में कई बार इन्हें पूछ लिया गया है। सबसे पहले नंबर आता है ज्ञान का, उसके बाद बोध, फिर प्रयोग, फिर विश्लेषण, फिर संश्लेषण और अंत में होता है मूल्यांकन। तो आपको इसी क्रम में इन्हें याद रखना है। इसे आप आगे पीछे मत कर दीजिएगा, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसके बाद आता है भावात्मक शिक्षण। इस शिक्षण का संबंध चरित्र निर्माण से होता है। इस शिक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति भी 6 चरणों में होती है। इन 6 चरणों को भी आपको याद करना है। सबसे पहले आएगा प्राप्त करना, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, संप्रत्यय निर्माण, व्यवस्थापन और अंत में आएगा चरित्र निर्माण। तो इसी क्रम में प्लीज़ इसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में यह पूछा जा चुका है और आगे भी आने की इसकी बहुत संभावना है। मनोगत्यात्मक शिक्षण, इस शिक्षण का संबंध मस्तिष्क और शरीर दोनों से होता है। इस शिक्षण के विकास को भी 6 चरणों में पूरा किया जाता है। सबसे पहले आएगा उद्दीपन, फिर हस्तांतरण, नियंत्रण, समन्वीकरण, स्वाभाविकरण और अंत में आएगा आदत निर्माण। तो संज्ञानात्मक के 6 चरण, भावात्मक के 6 चरण और मनोगत्यात्मक शिक्षण के 6 चरण लाइन से आप याद कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने की 99% संभावनाएं हैं। चलिए अब लास्ट 2 और देख लेते हैं। शिक्षण स्वरूप के आधार पर, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एजुकेशन। बस आप इनके नाम याद कर लीजिए, इनकी डेफिनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम आगे शिक्षण के कार्य पढ़ेंगे तब उन्हें डिटेल में समझेंगे। पहले नंबर पर आता है वर्णात्मक। इंग्लिश में आप नाम जरूर याद करने की कोशिश करिए, क्योंकि हिंदी में इनके 3 या 4 नाम हो सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में से डिस्क्रिप्टिव ही कहा जाएगा। तो आप जितना ज़्यादा इंग्लिश में भी पढ़ने की कोशिश करेंगे ना, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो पहले नंबर पर आता है वर्णात्मक, जिसे डिस्क्रिप्टिव कहते हैं। निदानात्मक को डायग्नोस्टिक कहते हैं और उपचारात्मक को थेराप्यूटिक कहते हैं। इसके बाद आता है क्रियाओं के आधार पर, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ एक्शंस। सबसे पहले होता है प्रस्तुतिकरण, मतलब प्रेजेंटेशन। फिर आता है प्रदर्शन, मतलब परफॉर्मेंस। फिर आता है क्रिया, मतलब एक्शन। इसी के साथ शिक्षण के प्रकार खत्म होते हैं। अगर आपने यह वीडियो देख लिया है, यहाँ तक आप आ चुके हैं, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना और आपको हमारी क्लासेस कैसी लगती हैं उसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि पेपर 1 के जितने भी स्टूडेंट हैं मैं जान सकूं कि उन्हें क्लासेस समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, ताकि मैं भी और बेहतर होने का प्रयास करूं और आपके लिए अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करूं।
सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे जल्द ही एक और नई इंटरेस्टिंग क्लास के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए JRF विद सूजल। नमस्ते।